हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्जुन क्लासेज के अंदर। आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं और उस ड्रग का नाम है डिजोक्सिन। तो आज हम पढ़ेंगे डिजोक्सिन के बारे में, क्योंकि आपको पता है डिजोक्सिन से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं डिजोक्सिन से रिलेटेड वो सारे के सारे जो हैं आपके राइट हो सके। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपका डिजोक्सिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत नहीं होगा, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप एग्जाम में राइट आंसर ना कर सको। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डिजोक्सिन के बारे में। तो डिजोक्सिन कैसी ड्रग है? डिजोक्सिन एक ऐसी ड्रग है जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आइनोट्रोपिक एजेंट बोला जाता है। तो एक आइनोट्रोपिक एजेंट है, और आइनोट्रोपिक एजेंट की तरह ही कुछ क्रोनोट्रोपिक एजेंट होते हैं, कुछ ड्रोमोट्रोपिक एजेंट होते हैं। तो हम इन तीनों वर्ड को यहाँ पे देख लेते हैं। तो आइनोट्रोपिक एजेंट वो एजेंट होते हैं, वो केमिकल्स, वो ड्रग्स होती है जो हार्ट के फोर्स को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो आइनोट्रोपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स और नेगेटिव आइनोट्रोप्स। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स कौन से होते हैं? वो ड्रग्स जो हार्ट के फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को या हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दे, बढ़ा दे। नेगेटिव आइनोट्रोप्स कौन से एजेंट होते हैं? वो ड्रग्स जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनोट्रोप्स। तो क्रोनोट्रोपिक एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट, वो ड्रग्स जो हार्ट के रेट को क्या कर दे, रेट के अंदर चेंज करते हैं। तो यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट वो ड्रग्स होती है जो हार्ट के रेट को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, हार्ट रेट को। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? जो हार्ट रेट को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। फिर बात करते हैं ड्रोमोट्रोपिक एजेंट की। तो ड्रोमोट्रोपिक एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ड्रोमोट्रोपिक एजेंट, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट के बारे में बात करें तो वो ड्रग्स जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, जो हार्ट की मसल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन चलते हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, उनकी स्पीड को क्या करते, अगर कोई एजेंट बढ़ा देता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट। और उस वेलोसिटी को अगर कोई एजेंट कम कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट। तो ऐसे करके इनको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइनोट्रोपिक एजेंट में एक पॉजिटिव होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एजेंट। पॉजिटिव क्या करते हैं, फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं। किस फोर्स को? कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को। और नेगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। और वैसा ही हमने यहाँ बात की है क्रोनोट्रोपिक एजेंट के बारे में। तो क्रोनोट्रोपिक एजेंट भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव वो एजेंट, वो ड्रग्स, वो केमिकल्स जो हार्ट रेट को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। और नेगेटिव क्रोनोट्रोप, नेगेटिव वो एजेंट्स जो हार्ट रेट को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे। तो ड्रोमोट्रोपिक एजेंट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले हम पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट वो एजेंट जो हार्ट की मसल्स में वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को क्या कर दे, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब जो हार्ट की मसल्स के अंदर करंट की, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्पीड चल रही है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट कौन से होते हैं? वो एजेंट, वो ड्रग्स, वो केमिकल्स जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को क्या कर दे, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, कंडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये दोस्तों आप ये बात समझ गए होंगे कि आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक एजेंट्स कौन से होते हैं। तो एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि डिजोक्सिन जो है वो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स है या नेगेटिव आइनोट्रोप्स है। तो कैसी है? डिजोक्सिन जो होती है वो हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है, इसलिए वो कैसे आइनोट्रोप्स है, वो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स है। एग्जाम में हमसे ये पूछ लिया जाता है इन फॉलोइंग विच इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड एजेंट। तो डिजोक्सिन जो होती है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड एजेंट होती है।
तो दोस्तों हमने ये तो पढ़ा कि डिजोक्सिन जो होती है वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है जो हार्ट के फोर्स को क्या कर देती है, इंक्रीज करती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कैसे करती है। तो हार्ट के मसल्स में, ये है एक हार्ट की मसल, इसके अंदर कैसे चैनल होते हैं, इस हार्ट की मसल्स के अंदर सोडियम चैनल है, इस हार्ट की मसल्स के अंदर पोटेशियम चैनल है और इस हार्ट की मसल के अंदर कैल्शियम चैनल भी है। ठीक है, तो डिजोक्सिन जो होती है वो क्या करती है, वो सोडियम पोटेशियम एटीपी एज चैनल को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है, इसकी वो क्या कर देती है, क्लोजिंग कर देती है। और कैल्शियम चैनल को क्या कर देती है, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देती है। जो हार्ट की, ये हमने कौन सी सेल ली है, ये हार्ट की हमने मायोकार्डियम की, मायोकार्डियम मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन करती है, उसकी एक मायोसाइट को हमने बाहर निकाला और मायोसाइट के अंदर उसकी फिजियोलॉजी को हमने देखा। तो डिजोक्सिन इसकी फिजियोलॉजी में क्या गड़बड़ कर देती है, वो क्या करती है, वो सोडियम और पोटेशियम जो सिम्पोर्टर चैनल होता है उसको तो वो क्लोज कर देती है और कैल्शियम चैनल को क्या कर देती है, ओपन कर देती है। तो हम डिजोक्सिन का यूज कहाँ पे करते हैं, डिजोक्सिन का हम यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा हो और हार्ट रेट जहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई हो। तो कहाँ पे डिजोक्सिन का यूज करते हैं हम, एट्रियल फ्लटर की कंडीशन हो, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन हो या सुप्रा वेंट्रिकुलर प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया हो। ठीक है, तो प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन में हम डिजोक्सिन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट क्या मिलेगी, मोर देन 200। अब फ्लटर की बात करें तो आपको हार्ट रेट मिलती है मोर देन 350 के आसपास, और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो आपको हार्ट रेट जो मिलेगी मोर देन 500 के आसपास मिलती है। यहाँ पे हार्ट जो है हमारा, अगर किसी की हार्ट रेट 350 या 500 के आसपास है तो यहाँ पे हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ कंपाहट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा। क्योंकि एक मिनट में जब हमारा हार्ट 72 बार कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इसको हम बढ़ाते जाते हैं तो हार्ट, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पे सिर्फ वो हिल रहा है और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में कोई ऐसा एजेंट दे देंगे जहां पे वो क्या करे, एक तो इसकी हार्ट रेट को कम कर दे और क्या करे, एक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो वो कौन सा एजेंट है ऐसा, वो है डिजोक्सिन। वो कैसे करती है वो हम देखते हैं। तो डिजोक्सिन क्या करती है, सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर चैनल को बंद करती है। क्योंकि सोडियम क्या काम करता है, सोडियम हमारी एसए नोड के अंदर हार्ट रेट का इनिशिएशन करवाता है। जब एसए नोड के अंदर इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, सोडियम एंटर करता है एसए नोड में, तो एसए नोड क्या करती है, हमारी हार्ट रेट का क्या करती है, इनिशिएशन करती है, हार्ट को शुरू करती है, हार्ट रेट को। ठीक है, जितना ज्यादा सोडियम एसए नोड के ऊपर जाएगा, हार्ट रेट हर बार क्या होती जाएगी, उतनी ही तेज होती जाएगी। तो डिजोक्सिन क्या करती है, सोडियम चैनल को बंद कर देती है। तो सोडियम एसए नोड के अंदर या कार्डियक मायोसाइट के अंदर एंट्री जो है सोडियम की, वो उस टाइम क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो हार्ट रेट का इनिशिएशन कौन करता है, सोडियम। तो पहला काम तो ये किया डिजोक्सिन ने कि उसने हार्ट रेट जहां बहुत ज्यादा है, एंट्री करने, हार्ट रेट का इनिशिएशन करवाने वाले आयन को क्या कर दिया, उसने वहां पे क्लोज कर दिया उस चैनल को। तो हार्ट रेट एक तो इस मैकेनिज्म से कम हो जाएगी, और दूसरा डिजोक्सिन क्या करती है, पोटेशियम, जब सोडियम चैनल बंद होता है तो साथ ही साथ पोटेशियम चैनल भी उसके क्लोज हो जाता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर चैनल होता है। तो दोस्तों और ये क्या करती है, और ये दूसरा मैकेनिज्म है कि ये कैल्शियम चैनल को क्या कर देती है, ओपन कर देती है। जब कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो कैल्शियम हार्ट की मसल्स में जाता है, और आप सबको पता है कि कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है, वो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। तो जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा, हार्ट की मसल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री होगी, तो जो पहले हार्ट फड़फड़ा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, वो क्या करेगा, अभी कैल्शियम के अंदर जाने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका बढ़ जाएगा। और एक वो बहुत जोर जोर से कंपा रहा था, जहां पे जल्दी जल्दी एसए नोड से क्या हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, जहां से हार्ट रेट बहुत ज्यादा थी, तो एसए नोड पे सोडियम चैनल के अंदर बहुत ज्यादा सोडियम जा रहा था, जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत ज्यादा थी। तो डिजोक्सिन ने क्या किया, सोडियम चैनल को बंद कर दिया, और सोडियम इनफ्लक्स जो है कार्डियक मायोसाइट के अंदर एसए नोड पे वो कम हो गया तो हार्ट रेट भी कम हो गई। तो पहला काम डिजोक्सिन ने ये कर दिया कि सोडियम चैनल को बंद किया, हार्ट रेट को कम किया। दूसरा काम ये किया कि कैल्शियम चैनल को ओपन किया, हार्ट की फोर्सफुल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हो गया। उसके बाद में डिजोक्सिन और क्या काम करती है, डिजोक्सिन जो है वो एवी नोडल डिले करती है। एवी नोड पे डिजोक्सिन क्या करती है,
जो एवी नोड के गेट है जहां पे फायरिंग बहुत जल्दी जल्दी आगे पास हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब कंडक्शन शुरू होते हैं तो ऐसे नोड से शुरू होते हैं और ऐसे नोड से शुरू होने के बाद में पूरे जो एट्रियम की मायोसाइट है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में ये जो कंडक्शन है ये एक ही चैनल के थ्रू पास हो सकते हैं, और वो चैनल कौन सा है? वो चैनल है जी एवी नोड। तो अब हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि एवी नोड से बहुत ही फास्ट जो है वो कंडक्शन पास हो रहे हैं। तो डिजोक्सिन क्या करवा देती है? एवी नोड को थोड़ा सा ब्लॉक कर देती है, जिसको हम बोलते हैं एवी नोडल डिले करती है। तो एवी नोडल डिले करेगी तो जो कंडक्शन यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी से पास हो रहे थे, जो फायरिंग बहुत जल्दी जल्दी से पास हो रही थी, वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी तो अब ये करंट जो है वो एट्रियम के अंदर कुछ टाइम तक रुकेगा तो एट्रियम के अंदर टाइम मिल जाएगा कि हार्ट जो है वो क्या हो सके? कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो दूसरा तरीका इसने ये किया। तीसरा एक और मैकेनिज्म होता है डिजोक्सिन के काम करने का, कि डिजोक्सिन जो ड्रग है, डिजोक्सिन एक्ट एज वेगो मिमेटिक एजेंट। वेगोमिमेटिक एजेंट का मतलब क्या है? कि डिजोक्सिन जो होती है वो वेगस नर्व की नकल करती है। वेगोमिमेटिक है, वेगस नर्व की नकल करती है, और वेगस नर्व से जो आपको पता है इनर्वेशन होता है, जो कंडक्शन निकलते हैं, जो इंपल्सेज आते हैं, वो हमारे हार्ट रेट को क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं। जब वेगस नर्व को हम स्टिमुलेट कर देते हैं तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन जो होता है वो हमारी हार्ट रेट को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो डिजोक्सिन 3 तरीके से यहाँ पे काम करती है, जिससे वो क्या करती है? हार्ट रेट को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। पहला तरीका, सोडियम चैनल को बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे नोड पर बहुत ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था। सोडियम के ज्यादा इन्फ्लक्स की वजह से ऐसे नोड से बहुत ज्यादा कंडक्शन निकल रहे थे, फायरिंग बहुत ज्यादा निकल रही थी। तो जब सोडियम ऐसे नोड के अंदर जाना जब कम हुआ, यहाँ पे जो सेल है पेस मेकर है हार्ट का, इसके अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स कम हुआ तो हार्ट रेट का जो इनिशिएशन है वो कम हो गया। तो पहले इस तरीके से हार्ट रेट को कम किया। दूसरा डिजोक्सिन ने क्या किया? एवी नोडल डिले कर दिया। तो एवी नोडल डिले किया तो यहाँ पे टाइम मिल गया, जिसके थ्रू ये कंडक्शन जो है कुछ टाइम यहाँ पे रुकेंगे तो जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी और फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। तीसरा डिजोक्सिन ने क्या किया कि वेगोमिमेटिक एक्शन लेके आई है। वेगोमिमेटिक एक्शन क्या है? वेगस नर्व जो है वो हार्ट रेट को कम करती है। तो 3 तरीके से डिजोक्सिन ने हार्ट रेट को कम किया। तो डिजोक्सिन कहां पे यूज कर रहे हैं हम? जहां पे हार्ट रेट ज्यादा हो। ठीक, ऐसी कंडीशन में हम डिजोक्सिन का यूज कर रहे हैं। फिर डिजोक्सिन क्या करते हैं? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कैसे बढ़ाती है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिजोक्सिन बढ़ाती है कैल्शियम चैनल को ओपन करके। इसलिए डिजोक्सिन जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। तो पहला काम तो हो गया ये, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट की तरह इसने काम किया। दूसरा जो देखो दोस्तों, दूसरा डिजोक्सिन ने क्या किया? जो फायरिंग बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, इस फायरिंग को क्या कर दिया? थोड़ा स्लो कर दिया। ठीक है, थोड़ा स्लो कर दिया, क्योंकि पहले जो बहुत तेज कंडक्शन जा रहे थे, अब डिजोक्सिन ने क्या कर दिया? इस फायरिंग को स्लो कर दिया। तो इसने कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है उसको क्या कर दिया? थोड़ा डिक्रीज कर दिया वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को, क्योंकि पहले वेलोसिटी थी जो बहुत ज्यादा थी, तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को डिजोक्सिन ने डिक्रीज कर दिया। तो इसलिए ये कैसी एजेंट होगी? ये नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट होगी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट होगी। और हमने ड्रोमोट्रोपिक पढ़ा था कि जो एजेंट्स वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन के अंदर कोई चेंज लेके आते हैं वो ड्रोमोट्रोपिक होते हैं। पॉजिटिव वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। तो ऐसे करके जो डिजोक्सिन है वो हमारी काम करती है। तो अब हम डिजोक्सिन के यूजेज के बारे में बात करते हैं कि हम कहाँ डिजोक्सिन का यूज कर सकते हैं। तो यूजेज जो है दोस्तों वो डिजोक्सिन के, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन मैंने आपको बताया दिया कि जहाँ पे हार्ट रेट जो है आपको मिलेगी मोर देन 500 टू 600 700 के आसपास आपको हार्ट रेट जो मिलेगी। दूसरा जो है एट्रियल फ्लटर में, जहाँ पे आपको हार्ट रेट जो है 350 450 के आसपास मिलती है। और पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया के अंदर PSVT के अंदर आपको डिजोक्सिन जो है वो आप यूज करोगे, क्योंकि वहां पर हार्ट रेट को हमने कम करना है। और दूसरा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हम डिजोक्सिन को कहाँ पे यूज करते हैं? CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हम डिजोक्सिन को यूज करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि फ्लूइड जो है वो
बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, और फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हार्ट के अंदर जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा जमा होता जा रहा है, और हार्ट के अंदर इतनी पावर नहीं है कि उस ज़्यादा फ्लूइड वाले जो ब्लड है, ज़्यादा ब्लड हार्ट के मसल्स के अंदर इकट्ठा हो गया, उसको वो क्या कर सके, पंप कर सके। तो उसके अंदर पावर नहीं है हार्ट की मसल्स में। ये हार्ट की पावर लॉस कैसे हुई, ये सेकेंडरी है। CHF जो है मोस्टली सेकेंडरी होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। रूमेटिक फीवर हो सकता है, या पहले उसको कोई MI का अटैक आया होगा जिसकी वजह से उसकी जो वॉल है, जो कार्डियक वॉल है, वो कमजोर हो गई। तो वो अब क्या कर रही है, वो फोर्स लगा के उसको पंप नहीं कर सकती, इसलिए कंजेशन हो रहा है फ्लूइड का। हम क्या करते हैं, हम ऐसी ड्रग दे देते हैं जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, और CHF में इस तरह से डिजोक्सिन जो है वो क्या करती है, काम करती है। CHF में क्या होता है, कंजेशन हो रहा है, जहां पे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी लॉस हो जाती है। CHF क्या है, CHF है ऐसी कंडीशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन, जहां पे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी लॉस हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम डिजोक्सिन को दोस्तों यूज कर सकते हैं। डिजोक्सिन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं जहां पे हम डिजोक्सिन को क्या है, यूज नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये कौन कौन से हैं, हाइपोकेलेमिया की कंडीशन हो, अगर हाइपोकेलेमिया की कंडीशन हो तो हम डिजोक्सिन को क्या है, वो यूज नहीं करेंगे। अगर कोई एल्डर पेशेंट है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, और सीवियर हेपेटिक डिजीज का पेशेंट है, तो वहां पे हमें डिजोक्सिन को बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, या हम यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि डिजोक्सिन जो है, रीनल इंजरी होगी तो डिजोक्सिन वहां से यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो पाएगी, और जब पास आउट नहीं होगी तो वो टॉक्सिसिटी कोज करेगी। ठीक है, फिर है एक्यूट मायोकार्डाइटिस की कंडीशन हो, वहां पे हम डिजोक्सिन को यूज नहीं करते हैं। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम हो, इस कंडीशन में हम डिजोक्सिन को यूज नहीं करते हैं। और ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो, क्योंकि ऑलरेडी डिजोक्सिन क्या कर रही है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही है, इसलिए पहले से अगर किसी की हार्ट रेट डिक्रीज है तो हम वहां पे डिजोक्सिन को यूज नहीं करेंगे। और दूसरा, डिजोक्सिन हाइपर कैल्सीमिया कराती है, क्योंकि वो क्या करती है, वो कैल्शियम चैनल को ओपन करती है, इसीलिए डिजोक्सिन क्या करवाती है, हाइपर कैल्सीमिया करवाती है, इसलिए हम हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में डिजोक्सिन को अवॉइड करते हैं। और एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक हो, एवी नोड का अगर ब्लॉक हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिजोक्सिन का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि डिजोक्सिन क्या करती है, एवी नोडल डिले करवाती है, थोड़ा सा एवी ब्लॉक करवाती है। पहले से किसी में एवी ब्लॉक हो जिसमें हार्ट रेट बहुत ही कम रहती है, ऐसी कंडीशन में हम डिजोक्सिन को यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अब जो डिजोक्सिन की ब्लड थेराप्यूटिक रेंज होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजोक्सिन की ब्लड थेराप्यूटिक रेंज जो है वो कितनी होती है। तो डिजोक्सिन की जो ब्लड थेराप्यूटिक रेंज होती है वो होती है 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml पर kg। इस रेंज में डिजोक्सिन ब्लड के अंदर मिले तो वो थेराप्यूटिक रेंज है, ये यहाँ पे काम करेगी। और अगर 2 नैनोग्राम पर ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट से अगर डिजोक्सिन ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो टॉक्सिसिटी कोज करती है। फिर अगर हम मिली इक्विवेलेंट की बात करें तो डिजोक्सिन की जो रेंज है, ब्लड थेराप्यूटिक जो रेंज होती है वो है 0.8 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर केजी। दोस्तों, ये आपको याद रखनी ही रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रेंज है। तो डिजोक्सिन की रेंज को हमने दो तरीके से हम लिख सकते हैं कि ब्लड थेराप्यूटिक रेंज कितनी होती है, 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml पर केजी, और दूसरा जो है 0.8 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर केजी। और एग्जामिनर एग्जाम में क्या करता है, डिजोक्सिन की रेंज को थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख के दे देगा, आपको लिख देगा कि डिजोक्सिन की ब्लड थेराप्यूटिक रेंज कितनी होती है, यहाँ पे लिखा होगा 0.6 to 1.8 नैनोग्राम पर ml पर केजी। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा, इसके आसपास जो होगा वो होगा 0.3 to 2.5, 0.4 to 2.4, ऐसे करके आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने देखना है कि जो बेस्ट जो रेंज है वो कौन सी है और वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा एग्जामिनर जो है वो घुमाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं डिजोक्सिन के एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में, जो हमसे बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। डिजोक्सिन पे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि इस ड्रग का लगभग हर एम्स के एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो मिलता ही है, कहीं पे एक मिलेगा, कहीं पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए डिजोक्सिन का बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है,
साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में जो है वो आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जो साइड इफेक्ट आएगा दोस्तों, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, और इसको कहीं कहीं पे लिखा होगा जीआई डिस्टरबेंस, जीआई डिस्टरबेंस से भी लिखा होगा। तो कई बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, जहां पे आपको एनोरेक्सिया भी दिया हुआ मिलेगा और नोजिया वोमिटिंग भी दिया हुआ मिलेगा। तो आपने फिर वहां पे क्या सिलेक्ट करना है, वहां पे आपने प्रायोरिटी देनी है एनोरेक्सिया को। और जीआई डिस्टरबेंस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, और जीआई डिस्टरबेंस में आप साथ में और क्या जोड़ दो, डायरिया को भी ऐड कर दो। तो कहीं कहीं पे आपको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर डायरिया भी मिल सकता है, जहां पे आपको एग्जाम में इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जहां पे आपको होगा एनोरेक्सिया दे दिएगा, वोमिटिंग दे देगी, डायरिया दे देगा, तीसरा कोई ऐसा दे देगा जहां पे आपको इसकी टॉक्सिसिटी का वो नहीं होगा। ठीक है, फिर है इसके बाद में अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो डिजॉक्सिन जो है वो जेंथोप्सिया कोज करती है। जेंथोप्सिया ये एक टर्म है जिसको बोलते हैं येलो विजन। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में येलो विजन देखने को मिलता है। ठीक है, जो पेशेंट है वो आपको कंप्लेन कर सकता है कि मुझे ना आज येलो लाइट दिखाई दे रही है, ये येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि येलो विजन जो है वो किस, अगर पेशेंट की ड्रग चल रही है डिजॉक्सिन और पेशेंट शिकायत करता है कुछ येलो जैसा दिख रहा है, तो अब आप समझ सकते हो ये किसका साइन है, ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। टॉक्सिसिटी मतलब डोज जो है वो हाई दे दी हमने, या जो यूरिन आउटपुट है पेशेंट का वो कम है, और कम यूरिन आउटपुट के कारण डिजॉक्सिन उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा रुक रही है, जहां पे वो बाहर नहीं जा रही बॉडी से, तो टॉक्सिसिटी कोज कर रही है। और इसको अलग कहीं पे आपको मिलेगा लिखा हुआ येलो ग्रीन हेलोज, येलो ग्रीन हेलोज भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में जेंथोप्सिया, येलो विजन या येलो ग्रीन हेलोज और ब्लर्ड विजन भी कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऐसे करके डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तीसरा जो है आपको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में ब्रेडी अरिथमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रेडी कार्डिया कोज कर देगी और अरिथमिया कोज कर सकती है, इसलिए ब्रेडी अरिथमिया और ब्रेडी कार्डिया जो है आपको दोस्तों डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर ये सब कुछ जो है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट जो है वो आपको ऐसी शिकायत कर रहा है या ऐसा साइन आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, तो आप अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में डिजॉक्सिन के लिए, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए एक एंटीडोट है, उस एंटीडोट का जो है डॉक्टर वो क्या है यूज कर सकता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कौन सा होता है। तो एंटीडोट जो है डिजॉक्सिन का बड़ा सिंपल सा नाम है डीजी बाइंड। डीजी बाइंड जो होता है वो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट है, और इसको डीजी फेब नाम से भी बोल दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है डिजॉक्सिन फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडीज, इसको डीजी फेब भी बोल दिया जाता है। एंटीडोट जो है डिजॉक्सिन के वो दो एंटीडोट नाम जो है डीजी बाइंड और डीजी फेब, एक ही चीज है दोनों और दो नाम है। तो ऐसा करके अगर किसी को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो वहां पे हम एंटीडोट का यूज करेंगे, जो कि डिजॉक्सिन फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी या डीजी बाइंड हो सकता है। और दोस्तों डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में फिर जो हमारा नर्सिंग एक्शन है, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन, अगर इंजेक्शन चल रहा है डिजॉक्सिन का तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉप मेडिकेशन। तो उसको हम क्या कर देंगे, मेडिकेशन को स्टॉप कर देंगे। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में जो हमारा प्राइमरी नर्सिंग एक्शन है वो हम क्या कर देंगे, मेडिकेशन को स्टॉप कर देंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, जिससे हम क्या करें, डीजी बाइंड या डीजी फेब जो एंटीडोट है डिजॉक्सिन का वो दे सकें। इसके बाद में किसी भी पेशेंट की डिजॉक्सिन ड्रग चलती है तो एक वर्ड यूज किया जाता है, ड्रग हॉलिडे। डिजॉक्सिन जो होती है इसके टॉक्सिसिटी करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए डिजॉक्सिन को वीक के अंदर 5 ही दिन दिया जाता है, इसलिए 2 दिन क्या डिजॉक्सिन को पेशेंट को नहीं दिया जाता। ठीक है, उस टाइम को क्या बोल देते हैं, ड्रग हॉलिडे बोल देते हैं। कि अगर डिजॉक्सिन की हिस्ट्री की बात करूं, एक बायोकेमिस्ट थे सर विलियम विदरिंग, जिन्होंने सबसे पहले डिजॉक्सिन को यूज किया था, और इन्होंने कहां से लिया डिजॉक्सिन को, फॉक्स ग्लोव प्लांट से लिया था। तो सबसे पहले फॉक्स ग्लोव से डिजिटेलिस बनी थी। फ्रेंड्स एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन डिजिटेलिस से रिलेटेड, डिजिटॉक्सिन से रिलेटेड पूछेगा तो सबके लिए वो ही चीजें लागू होती है जो डिजॉक्सिन के लिए लागू होती है। तो आपसे घुमा फिरा के डिजिटेलिस
डिजिटॉक्सिन, इनके बारे में अगर कोई पूछता है तो उन दोनों ही ड्रग्स को आप डिजोक्सिन से रिलेट कर सकते हो। एग्जाम में डिजिटेलिस, डिजिटॉक्सिन या डिजोक्सिन, इन सब के लिए सेम वही चीज लागू है जो डिजोक्सिन के लिए लागू होती है। अब हम डिजोक्सिन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, 5-7 गोल्डन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जो पहला गोल्डन पॉइंट है कि डिजोक्सिन जो है ओनली आइनोट्रोपिक ड्रग होती है जो कि ओरली अवेलेबल है। बाकी सारी जो आइनोट्रोपिक ड्रग्स है वो आईवी अवेलेबल होती है। सिर्फ और सिर्फ डिजोक्सिन ऐसी ड्रग है जो ओरली अवेलेबल होती है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटेलिस और डिजोक्सिन, जो सीएचएफ में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि डिजिटेलिस और डिजोक्सिन की एक ही बात है। तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज सिम्पोर्टर चैनल को बंद कर देती है और वेगोमिमेटिक एक्शन लेके आती है और ट्रीटमेंट में यूज होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इनके अंदर ये यूज होती है। डिजोक्सिन और डिजिटेलिस is contraindicated in Wolff-Parkinson-White syndrome because it decreases the conduction through the AV node but not through the aberrant pathway। फिर फोर्थ जो है, evaluation of adequate response to digitalis therapy is primarily done by monitoring clinical symptoms। तो adequate response को clinical symptoms के थ्रू हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है कि ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो रहा, पेशेंट को येलो विजन तो नहीं हो रहा, पेशेंट को वोमिटिंग तो नहीं हो रही, नोजिया तो नहीं हो रहा। इसके थ्रू हम इवेल्युएशन कर सकते हैं डिजोक्सिन थेरेपी का। फिर अर्लीस्ट अपीयरिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजिटेलिस इज नोजिया एंड वोमिटिंग। दोस्तों तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो डिजोक्सिन है वो नोजिया वोमिटिंग करवाती है। और इसमें भी आपसे कोई पूछे तो आपने क्या करना है, आपने राइट करना है एनोरेक्सिया, अगर इसके साथ में नोजिया वोमिटिंग दिया हो तो। फिर डिजिटेलिस कैन कॉज almost any cardiac arrhythmia except Mobich type second heart block and atrial flutter। फिर most characteristic arrhythmia due to digitalis toxicity is non-proximal supraventricular tachycardia with variable atrioventricular block, whereas most common is ventricular bigamy। For digitalis induced ventricular arrhythmia, lignocaine is the drug of choice। तो फ्रेंड्स अगर डिजिटेलिस की वजह से वेंट्रिकुलर अरिथमिया होता है, इसमें जो ड्रग है लिग्नोकेन वो इस अरिथमिया को सबसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि डिजोक्सिन फोटो सेंसिटिविटी कोज करती है। और एक पेशेंट है अगर वो सनलाइट में जाके आपको कंप्लेन करता है सेंसिटिविटी की और वो डिजोक्सिन थेरेपी पे है, तो ये किसका एडवर्स और साइड इफेक्ट है, ये डिजोक्सिन थेरेपी का साइड इफेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजोक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है, ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग डिजोक्सिन daily has a serum potassium level of 3 milli equivalent per liter and is complaining of anorexia। The healthcare provider prescribes determination of the serum digoxin level to rule out digoxin toxicity। The nurse checks the result knowing that which value is the therapeutic serum level for digoxin। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि डिजोक्सिन की जो थेराप्यूटिक रेंज होती है वो होती है 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml पर kg। तो ऑप्शन जो आपको 1 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml, 1.2 to 2.8, 3.0 to 5.0, फोर्थ जो है 3.5 to 5.5 नैनोग्राम पर ml। तो हमने पढ़ा है कि 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml जो होता है इसका ब्लड थेराप्यूटिक लेवल होता है। यही हमारा राइट आंसर है, नंबर 1 जो है आंसर राइट आंसर है। फिर आगे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु इज टेकिंग डिजोक्सिन, जिसका कि ब्रांड नेम है लेनोक्सिन, फॉर एडवर्स इफेक्ट, विच फाइंडिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। कौन कौन सी फाइंडिंग्स है जो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी यहाँ पे आपको शो करेगी। नंबर 1 ट्रेमर्स, आपने सेलेक्ट करना है इनमें से। नंबर 2 डायरिया, नंबर 3 इरिटेबिलिटी, नंबर 4 ब्लड विजन, नंबर 5 नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो फ्रेंड्स जो हम पढ़ के आए हैं पीछे वो आप माइंड में रिवाइज करो और वो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो मैंने बोला है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर 1 ट्रेमर्स, तो ट्रेमर्स मैंने बोला था जी, नहीं बोला था, तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में ट्रेमर्स नहीं होंगे, तो इसको आप निकाल दो। डायरिया मैंने बोला था, हाँ जी डायरिया बोला था। इरिटेबिलिटी मैंने बोला था, नहीं बोला था, तो इरिटेबिलिटी नहीं कोज कर। ब्लड विजन मैंने बोला था, हाँ जी ब्लड विजन मैंने बोला था। मैंने येलो विजन भी बोला था, मैंने येलो ग्रीन हेलोजी भी बोला था, तो ब्लड विजन को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग की। नोजिया वोमिटिंग मैंने वहां पे लिखा था जी। तो यहाँ पे क्या क्या डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइड
इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, डायरिया, ब्लड विजन एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये फ्रेंड आप सेलेक्ट करोगे 2, 4 एंड 5। नेक्स्ट जो है विच इलेक्ट्रोलाइट इज क्लोजली मॉनिटर्ड इन डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन, कि डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटरिंग करना है। तो पहले हम देखते हैं कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फॉस्फेट। जब हम डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि डिजॉक्सिन जो है वो हाइपोकैलेमिया करवाती है। अब हमें क्या करना है, कौन से आयन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटरिंग करना है, वो है जी पोटेशियम। तो पोटेशियम को हमने बहुत ही क्लोजली मॉनिटरिंग करना है क्योंकि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या करवाती है, हाइपोकैलेमिया करवाती है। कैसे हाइपोकैलेमिया करवाती है वो हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कार्डियक जो मायोसाइट है उसके अंदर डिजॉक्सिन क्या कर देती है, सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर चैनल को बंद कर देती है। तो होता क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कैसे सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर चैनल को बंद करने से हाइपोकैलेमिया कैसे होगा। देखो कोई भी पेशेंट डिजॉक्सिन थेरेपी पे है और नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर आपको पता है सोडियम भी होता है और हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम भी होता है। नॉर्मली जब ब्लड के अंदर पोटेशियम ऐसे लगता है बढ़ने लग गया है तो पोटेशियम कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। ब्लड के अंदर जो पोटेशियम होता है वो होता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर जो पोटेशियम होता है वो जो होता है वो है 130 to 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो डिफरेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इंट्रासेल्युलर पोटेशियम कितना है 130 to 140 और ब्लड के अंदर कितना है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जैसे ही ब्लड में कभी हम पोटेशियम वाली चीजें ज्यादा खा लेते हैं, केले खा लिए, आपने जूस पी लिया, आपने नारियल पानी पी लिया, ठीक है, ऐसी चीजें आपने कभी ज्यादा खा ली तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। उस पोटेशियम को क्या करेगा हमारी बॉडी, ब्लड से किधर भेज देगी, सेल के अंदर भेज देगी और सेल ब्लड के अंदर पोटेशियम को नॉर्मल रेंज में रखेगी जिससे हमारी बॉडी बची रहेगी कुछ भी अनहोनी होने से। जो ब्लड पोटेशियम रेंज है वो है 3.5 to 5.1। अब हमने इस सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर चैनल को क्या कर दिया, बंद कर दिया डिजॉक्सिन देके। ये जो चैनल है हमारा ये हो गया बंद। तो इधर क्या होगा, ये पोटेशियम जो कंटिन्यू ब्लड के अंदर रहेगा, इस बढ़े हुए पोटेशियम को ये ब्लड के साथ साथ में जाएगा किडनी के अंदर, किडनी के नेफ्रॉन पे। तो ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है किडनी का, एफेरेंट आर्ट्रियोल, इसके साथ में ये जाएगा किडनी में बोमन कैप्सूल पे, और बोमन कैप्सूल पे इस बढ़े हुए पोटेशियम को किडनी क्या कर लेगी, सेंस कर लेगी और इस पोटेशियम को यूरिन के साथ किधर भेजने लग जाएगी, बाहर, यूरिन के साथ में बाहर भेजने लग जाएगी। तो ये बढ़ा हुआ पोटेशियम यूरिन के साथ में लॉस होता रहेगा। तो कंटिन्यू जो डिजॉक्सिन थेरेपी है वो क्या करेगी, पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लॉस करवाएगी और इसलिए पेशेंट को कैसी कंडीशन में ला देगी, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में पेशेंट को ला देगी डिजॉक्सिन की जो कंटिन्यूअस थेरेपी है। फिर एक चीज आप बार बार कंफ्यूज होते रहोगे, कहीं पढ़ोगे कि डिजॉक्सिन जी हाइपरकैलेमिया करवाती है, कहीं पे पढ़ोगे जैसे मैं बता रहा हूँ कि डिजॉक्सिन जी हाइपोकैलेमिया करवाती है। तो दोनों ही करवाती है डिजॉक्सिन, लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है, आपसे कहीं पूछे कि एक्यूट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या कॉज करती है, वर्ड एक्यूट उसका साथ में लगा हुआ होना चाहिए। तो एक्यूट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो होती है वो हाइपरकैलेमिया करवाती है। आपने किसी को ड्रग देना स्टार्ट किया डिजॉक्सिन, आपने पहले ही उसको बहुत ज्यादा हाई डोज दे दी तो वो क्या करवा देगी, वो हाइपरकैलेमिया करवाएगी, ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी फ्रेंड्स, देखो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम का लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो हमारी सेल जो है वो क्या करती है, पोटेशियम को अंदर खींच लेती है और बढ़े हुए ब्लड पोटेशियम लेवल को क्या कर देती है, नॉर्मल कर देती है। लेकिन आपने इस पेशेंट को क्या दे दिया, डिजॉक्सिन दे दिया। तो डिजॉक्सिन क्या करेगी, सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर चैनल को सेल के साथ में क्लोज कर देगी। अब डिजॉक्सिन के कारण बढ़ा हुआ पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। एक्यूट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होगा, ये पोटेशियम जब अंदर नहीं जा पाएगा तो ब्लड के अंदर बढ़ता रहेगा और बढ़ा हुआ पोटेशियम क्या कर देगा, ब्लड के अंदर हाइपरकैलेमिया कर देगा। तो एक्यूट कंडीशन में अगर कभी भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करती है तो ये हाइपरकैलेमिया करवा देगी, पोटेशियम बढ़ जाएगा। अब ये हाइपरकैलेमिया थोड़े टाइम के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया में चेंज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इस पेशेंट के हार्ट में प्रॉब्लम है, हो सकता है इस पेशेंट के किडनी में प्रॉब्लम नहीं हो, तो किडनियां क्या करेंगी, इस पेशेंट के बढ़े हुए पोटेशियम को सेंस करेगी और टाइम के साथ साथ में धीरे धीरे इस पोटेशियम को क्या करेगी, सेंस करके यूरिन के साथ में बाहर करवा देगी। तो परसिस्टेंट जो डिजॉक्सिन थेरेपी है या कंटिन्यूअस जो डिजॉक्सिन थेरेपी होती है वो क्या करती है, वो हाइपोकैलेमिया करवाती है। फिर
बात ये है कि आप एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी क्या कॉज करवाती है, तो आपने हमेशा हाइपोकैलेमिया ही राइट करना है। जब तक आपको वर्ड एक्यूट डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी नहीं दिया हो, आपने हमेशा हाइपोकैलेमिया ही राइट करना है। तो राइट आंसर है हाइपोकैलेमिया। फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपरकैलेमिया कैसे करवाती है, तो डिजोक्सिन ऐसे करके हाइपरकैलेमिया करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी फिजियोलॉजी है जो पोटेशियम से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हमने बात की। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट हु इज रिसीविंग डिजोक्सिन टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। तो रिंगिंग इन ईयर्स, साइन ऑफ ब्रूजिंग, एलोपेसिया, सेंसिटिविटी टू सनलाइट। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि डिजोक्सिन जो होती है वो सनलाइट के लिए सेंसिटिविटी कोज करती है। तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी या डिजोक्सिन थेरेपी में सनलाइट के लिए सेंसिटिविटी रहेगी, तो यहाँ पे आप जो राइट ऑप्शन है वो कर सकते हो, सेंसिटिविटी टू सनलाइट। तो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो भुवनेश्वर एम्स ने 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि एक पेशेंट जो है वो डिजोक्सिन थेरेपी पे है और उस पेशेंट की किडनी से कौन से आयन का डिप्लीशन होगा। सामने आपके लिखा हुआ है कि जो भी डिजोक्सिन मेडिसिन कंटिन्यूस लेता है उसकी किडनी से पोटेशियम एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। पोटेशियम एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, तो आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सीधी सी बात में राइट आंसर कर दोगे, टिक कर दोगे जी, पोटेशियम का डिप्लीशन करवाती है डिजोक्सिन थेरेपी। तो फ्रेंड्स, ये था डिजोक्सिन थेरेपी से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए अर्जुन क्लासेज के साथ में, ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेटर फिजियोलॉजी के साथ में नए नए टॉपिक्स जो हैं वो लेके आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।